Hello learners, welcome back to video. In this video, we will see the determination of hardness in the given water sample by using EDTA titration method or ethylene diamine tetraacetic acid titration method. The aim of the experiment is to determine the amount of total hardness present in a given water sample by EDTA titration method. The full form of EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid. Okay. वर्चुअल लैब पे जो प्रैक्टिकल अवेलेबल है यानी कि जो एनिमेशन अवेलेबल है वो सिर्फ टोटल हार्डनेस के लिए अवेलेबल है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें परमानेंट हार्डनेस भी फाइंड करनी है, टेम्परेरी हार्डनेस भी फाइंड करनी है और टोटल हार्डनेस भी फाइंड करनी है। तीनों हार्डनेस जो है वो सेपरेट फाइंड करनी है। तो इधर टोटल हार्डनेस बताया गया कैसे फाइंड करते हैं। टोटल हार्डनेस मिलेगा तो बाद में हम परमानेंट हार्डनेस फाइंड करेंगे, फिर परमानेंट हार्डनेस से टेम्परेरी हार्डनेस हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस के रिलेशन से टोटल हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के रिलेशन से टेम्परेरी हार्डनेस हम फाइंड कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं अभी थोड़ा। Hardness is a degree of ability of water to cause precipitation of insoluble calcium and magnesium salt of higher fatty acid from the soap solution. Hardness क्या एबिलिटी है कि वाटर सैंपल को प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करता सोप। अगर हमने हार्ड वाटर लिया कपड़े धोने के लिए, अगर हमने हार्ड वाटर लिया तो जो फोम है यानी जो झाग जो रहता है वो इजीली फॉर्म नहीं होता है। वो क्यों फॉर्म नहीं होता? क्योंकि वो हार्ड वाटर क्या करता है, इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स फॉर्म करता है जो इनसोल्यूबल रहते हैं वाटर में। तो इस वजह से जो वाटर है उस वजह से जो कपड़े वो अच्छी तरह धुल नहीं पाते, या फिर जो फेस आने चाहिए, जो फोम आना चाहिए उतने अमाउंट फोम नहीं आता है। ठीक है, तो ये हार्डनेस है। एबिलिटी is the degree of ability of water to cause precipitation of insoluble calcium and magnesium. ठीक है, हार्डनेस कैन बी कैटेगराइज दो टाइप के हार्डनेस है, एक परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो वो इजीली रिमूव हो जाती है, सॉरी परमानेंट हार्डनेस जो इजीली रिमूव नहीं होती है सिंपल फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल ऐड करके ही रिमूव करना पड़ता है। टेम्परेरी हार्डनेस जो रहती है वो इजीली रिमूव होती है, सिंपल बॉइलिंग करे तो भी रिमूव हो जाती है, इसीलिए इसे टेम्परेरी हार्डनेस कहा जाता है। परमानेंट हार्डनेस के लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी या फिर अदर जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है रिवर्स ऑस्मोसिस वो प्रोवाइड करना पड़ेगा परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए। टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेरी हार्डनेस जो रहते हैं वो अक्सर ओरल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड्स और विच आयन। तो इसका जो आंसर है वो बायकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स होंगे जैसे CaCO3, जैसे CaCO3, MgCO3, MgHCO3/2, CaHCO3/2, ये क्या है? बायकार्बोनेट हार्डनेस रहता है। परमानेंट हार्डनेस जो रहती है परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड्स और नाइट्रेट जो रहते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये जो कंपाउंड्स है इन कंपाउंड्स की वजह से जो वाटर में हार्डनेस जो है वो प्रेजेंट रहती है, वो हार्डनेस को कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। Hardness of water is significantly determine the suitability of water for domestic and industrial use. Hardness जो वाटर की वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज की सुटेबिलिटी चेक करने के लिए सुटेबिलिटी चेक करने के लिए भी फाइंड किया जाता है। जैसे डोमेस्टिक पर्पज में जो हार्डनेस की लेवल है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए, तभी हम वो वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में जैसे बॉयलर्स रहते हैं, तो जब बॉयलर्स में अगर हार्ड वाटर अगर यूज किया, अगर बॉयलर्स में अगर हार्ड वाटर यूज किया स्टीम जनरेशन के लिए, तो उस समय क्या होगा कि एक तो जो बॉइलिंग पॉइंट है हार्ड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, इसलिए इससे एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। और दूसरी बात यह है कि बॉयलर अगर कंटिन्यूसली अगर हम बॉयलर में अगर सपोज ये हमारा बॉयलर है, ठीक है, ये बॉयलर में अगर कंटिन्यूसली हम हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो इसकी जो लेयर रहती है ये लेयर में, ठीक है, तो जो सरफेस रहता है
वेसल का जो सरफेस रहता है, बॉयलर का जो इनर सरफेस रहता है, उस पर स्केलिंग आ जाती है, जो आयंस रहते हैं उसकी स्केलिंग आ जाती है, उस वजह से जो एनर्जी का एक्सचेंज है, ये बोलते हो जो हीट है, हीट डायरेक्टली वाटर तक नहीं पहुंचती, पहले हीट मेटल पे लगनी है, मेटल के बाद वो जो फिल्म या फिर जो स्केल फॉर्म है वो स्केल पे लगनी है, फिर बाद में वाटर पे देंगे, यानी इधर एनर्जी का जो है वो लॉस हो रहा है। इसीलिए जनरली वो बॉयलर्स में जो वाटर यूज किया जाता है वो वाटर में हार्डनेस जो जीरो लगे यूज करते हैं, और डोमेस्टिक पर्पज में हार्डनेस जीरो नहीं रहा अभी तो चलेगा, लेकिन हार्डनेस कितनी चाहिए डोमेस्टिक पर्पज के लिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर से कम चाहिए। ठीक है। अब ये जो इसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मैं बाद में बताऊंगा आपको, प्रिंसिपल जो है एक्चुअल में कलर चेंज कैसे होता है, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिडिक एसिड जो है ईडीटी, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिडिक एसिड जो है, इससे कलर चेंज कैसे होता है, ईडीटी ऐड करने के बाद जो कलर फॉर्म होता है, फिर जो हार्डनेस की वैल्यू फाइंड होती है वो कैसे फाइंड करती है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिकल होने के बाद बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल होने के बाद आपको कलर एग्जैक्टली पता चलेंगे कि ईडीटी ऐड, ईडीटी है ना इंडिकेटर है रिकॉर्ड ब्लैक की, वो ऐड करने के बाद कौन सा कलर आता है, और टाइट्रेशन करने के बाद कौन सा कलर आता है, उसके बाद ही हम जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल देखेंगे। तो ये पार्ट जो मैं स्किप करता हूँ, और इधर इन्होंने जो फॉर्मूला यूज किया इथिलीन डायमंड टेट्राएसिडिक एसिड, ये फॉर्मूला कैसा है वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे इथिलीन सी एच टू इथिलीन है, डायमंड दो नाइट्रोजन है, डायमंड अमोनिया के दो कंपाउंड, इसमें डायमंड, टेट्रा एन फोर रहते हैं, टेट्रा एन चार एसिडिक एसिड के कंपाउंड है, इसलिए इथिलीन डायमंड एसिडिक एसिड फॉर्म किया है। ये फॉर्मूला याद रखे तो भी चलेगा, नहीं रखा तो भी चलेगा, इसलिए। और ये भी बहुत ये इस हिसाब से अगर मैंने रिएक्शन एक्सप्लेन किया तो ये रिएक्शन बहुत हार्ड है समझने के लिए, थोड़ी हार्ड है, इसलिए मैंने अलग से प्रिंसिपल बनाया है, जिसमें सिर्फ जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एनायनिक फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो ईडीटीए का वो यूज नहीं किया है। तो अभी एक्चुअल सिमुलेशन पे आते हैं। Determination of hardness in water sample. Object was to determine the amount of total hardness present in a given water sample by EDTA titration method. Apparatus पिछले बार ही बताया, apparatus कौन कौन सी यूज किए गए हैं, पिपेट जिससे हम नॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कितना अगर 10 ml चाहिए हमें वाटर सैंपल या फिर 100 ml वाटर सैंपल चाहिए, तो हम उससे एग्जैक्ट ml का नॉन वॉल्यूम का सैंपल हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कोनिकल फ्लास्क में। फिर बाद में कोनिकल फ्लास्क में जिससे हम ये कोनिकल फ्लास्क है जिससे हम टाइट्रेशन करने वाले वो कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट ब्यूरेट ये ब्यूरेट स्टैंड को अटैच कीजिए, ब्यूरेट इसमें हम टाइट्रेंट ऐड करेंगे, उसको हम ब्यूरेट रीडिंग मेजर करेंगे। देन बीकर, ये बीकर है, बीकर में वाटर सैंपल कलेक्ट करते हैं, ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है, पीपेट को अटैच रहता है। देन सॉल्यूशंस कौन कौन सी यूज है इसमें लिखा है, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिडिक एसिड जिसे हम ईडीटीए बोलते हैं, ओरल में हमेशा कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, तो इथिलीन डायमंड टेट्राएसिडिक एसिड है। देन वाटर सैंपल जिसका हमें हार्डनेस फाइंड करना है वो। देन कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन हमें ईडीटीए का स्टैंडर्डाइजेशन के लिए लगेगा। देन अमोनियम बफर सॉल्यूशन, अमोनियम बफर सॉल्यूशन भी क्यों लगेगा वो आगे बताता हूँ मैं आपको। देन इरिक्रम ब्लैक टी, इरिक्रम ब्लैक टी एज ए इंडिकेटर, इंडिकेटर का काम करेगा, रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं, कलर चेंज जो है वो इरिक्रम ब्लैक टी की वजह से हमें। तो ये सॉल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। तो जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल में डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एस्टेसोफर किया था, जो पैटर्न था हमारा, इधर हमारा पैटर्न था ईडीटी, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिडिक एसिड। तो हम इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी जो है इसकी नॉर्मेलिटी हम फाइंड करेंगे, तो इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे टाइट्रेशन से। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। fill the burette with standard EDTA solution up to the 0 mark। burette जो है वो स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन से हमें फिल करना है, जिसका स्टैंडर्डाइजेशन हमें चेक करना है कि उसका मोलरिटी कितनी है। देन
नेक्स्ट है एट 10 ml ऑफ 0.01 मोलरिटी। देखिए इधर जो कैल्शियम कार्बोनेट की मोलरिटी है वो 0.01 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी मोलरिटी 0.01 मोलर है। देन एड 10 ml ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू द केमिकल फ्लास्क थ्रू ग्रेजुएटेड पिपेट। पिपेट के थ्रू क्या करना है, हमें एग्जैक्टली 10 ml ऐड करना है। हमने कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन दिया। देन उसके बाद अमोनिया बफर 1 ml अमोनिया बफर ऐड करना है। अमोनिया बफर क्यों ऐड करना है, जो ईडीटीए है वो ईडीटीए हाई पीएच रेंज में वर्क करता है, प्रॉपरली वर्क करता है। इसीलिए हमारी जो पीएच है, हमें पीएच मेंटेन करनी है उसकी 9 to 10 पीएच मेंटेन करनी है। अब अमोनिया बफर ऐड करने के बाद जो पीएच है वो 9 to 10 ही रहेंगी और वो कांस्टेंट रहेंगी। इसीलिए जो अमोनिया बफर है वो अमोनिया बफर ऐड किया गया है। तो पिछले बार हमने देखा था सिर्फ इंडिकेटर ही ऐड किया गया था, अमोनिया बफर ऐड नहीं किया था अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल में। क्वेश्चन पूछा है in the experiment why ammonia buffer solution is added to the sample to maintain constant pH। इसका आंसर है इंडिकेटर है हमारा इधर इरिक्रोम इरिक्रोम ब्लैक टी ईबीटी इंडिकेटर बोला जाता है इसे। ये में 5 to 6 ड्रॉप डालना है। कलर याद रखना, अभी इरिक्रोम ब्लैक टी ऐड करने के बाद क्या कलर होता है इसका। इरिक्रोम ब्लैक टी का ओरिजिनल कलर ब्लू है, इधर दिख रहा है। सैंपल में ऐड करने के बाद वाइन रेड कलर आ रहा है। प्रिंसिपल के टाइम पे हम चेक करेंगे क्या कलर चेंज होता है, इसलिए याद रखें। ये इरिक्रोम ब्लैक टी का ओरिजिनल कलर जो है वो ओरिजिनल कलर ब्लू है, और वाटर सैंपल में ऐड करेंगे इसका कलर क्या हो रहा है, रेड कलर हो रहा है, वाइन रेड। अब क्या करना है, टाइट्रेट द ईडीटीए सॉल्यूशन टिल द कलर चेंजेस टू ब्लू। अभी हमें टाइट्रेट करना है कहाँ तक, जब तक जो वाटर सैंपल का कलर जो रेड हुआ, वाइन रेड हुआ, उसका कलर ब्लू कलर होता नहीं, तब तक हमें क्या करना है, ईडीटीए सॉल्यूशन ऐड करना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप ईडीटीए सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, वॉलेट हुआ, इसका ब्लू हो रहा है कलर धीरे धीरे। वाटर सैंपल का कलर ब्लू होगा, वहां पे हमें क्या करना है, नॉब जो है वो स्टॉप करना है और ब्यूरेट रीडिंग मेजर करनी है। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग 0 थी, क्योंकि ब्यूरेट जो हमने 0 तक फिल किया था। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आई हमारी 10 ml। अब इधर स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो जो मोलरिटी है, मोलरिटी फाइंड करनी है इधर ईडीटी की मोलरिटी कितनी है। अब वर्चुअल लैब में जो बताया गया है कि इसमें क्या फाइंड किया गया, वॉल्यूम CaCO3 इक्विवेलेंट टू 1 ml ऑफ ईडीटी, ये फाइंड किया गया। ये भी देखेंगे हम, और जो मैंने पिछली बार आपको फॉर्मूला बताया था, जो एक ही फॉर्मूला आप सब जगह यूज कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो पहले इधर पता चलेगा क्या फाइंड करें। इधर का फॉर्मूला देखिए, इसका जो फॉर्मूला है CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ 1 ml ऑफ ईडीटी। इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ CO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईडीटी। वॉल्यूम ऑफ CaCO3 कितना लग रहा है, 10 ml। वॉल्यूम ऑफ ईडीटी कितना लग रहा है, 10 ml। यानी इसकी जो वैल्यू आएंगी 1 आएंगी, इसकी वैल्यू 1 आएंगी। अभी तक मैं सिर्फ 1 लिखता हूँ, ठीक है। अब दूसरे वे में अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन जैसे H2SO4 में हमने किया था, जैसे हमने H2SO4 में किया था, क्या किया था H2SO4 में हमने H2SO4 की नॉर्मलिटी फाइंड की थी। इधर हम ईडीटीए की मोलरिटी फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूले से जो फॉर्मूला हमने यूज किया था। जैसे N1 into is equal to N2 N1 V1 is equal to N2 V2, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। अभी इधर हमें पता है कि N1 जो है वो नॉर्मलिटी ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है वो 0, सॉरी मोलरिटी, अब इधर मोलरिटी भी लिख सकते हैं, N1 V1 N2 V2 भी कर सकते हैं। 0.01 इंटू कितना सैंपल लिया था हमने, वो 10 ml सैंपल लिया था, इज इक्वल टू नॉर्मलिटी जो मोलरिटी इधर रहने वाली, इधर मोलरिटी देखने वाले, मोलरिटी ऑफ ईडीटी हमें फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना यूज हुआ ईडीटी सॉल्यूशन, वो भी 10 ml यूज है, यानी मोलरिटी कितनी आएंगी, इधर मोलरिटी आ गई है इसकी 1, नहीं सॉरी मोलरिटी आ गई है इसकी 0.01 मोलरिटी आ गई है, बाद में देखेंगे।
दोनों फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, आंसर सेम ही आने वाला, लेकिन इजी जो फॉर्मूला जो मैंने पिछली बार बताया था वो हर एक प्रैक्टिकल के लिए यूजफुल होने वाला, वो फॉर्मूला बताऊंगा आपको। तो ध्यान इसीलिए वही रखना, ये ध्यान नहीं रखते भी चलता, इधर चेक करते वन आ रहा है आंसर, आंसर चेक है बराबर वन है। तो इधर एक भी क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन पूछा गया, 1 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू 1 पार्ट्स ऑफ CaCO3 पर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वाटर, 70,000 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। देन स्टैंडर्डाइजेशन तो हो गया, उसकी मोलरिटी जो है हमने फाइंड कर दी 0.01 मोलर आएगा, और CaCO3 इक्विवेलेंट भी फाइंड कर दिया, वो उसकी आंसर है 1 है, ठीक है। अब सैंपल ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन करना है हमें सैंपल का, फिर से वही प्रोसीजर जैसे स्टैंडर्डाइजेशन में किया, ब्यूरेट फिल करना है हमें DTA सॉल्यूशन से। Then add 100 ml of water sample to the conical flask through graduated pipette, graduated pipette से हमें 100 ml वाटर सैंपल लेना है, जिसका हमें हार्डनेस फाइंड करना है। 100 ml वाटर सैंपल मैंने कोनिकल फ्लास्क में फिल कर दिया। हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड एज, परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, लेकिन टेम्पररी हार्डनेस जो बॉइलिंग से रिमूव होती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा टेम्पररी, परमानेंट हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, परमानेंट हार्डनेस करेक्ट आंसर। फिर हमें जैसे सेम प्रोसीजर 1 ml अमोनिया वापर ऐड करना है हमें, क्यों, क्योंकि 1 ml अमोनिया वापर ऐड करने का जो पीएच है वो पीएच 9 to 10 तक आ जाती है, और वो पीएच कांस्टेंट रहती है, बफर सॉल्यूशन है इसीलिए। और क्योंकि जो EDTA सॉल्यूशन है वो EDTA सॉल्यूशन 9 to 10 पीएच के बफर में इफेक्टिवली यूज होता है, इसीलिए हमारे को पीएच जो है वो पीएच कांस्टेंट रखनी है, और 9 to 10 पीएच के अराउंड रखनी है वाटर सैंपल की पीएच। इंडिकेटर ऐड करना है, इंडिकेटर ऐड करने के बाद कलर देखना क्या आता है, तो ध्यान रखना ओरिजिनल कलर ब्लू है, इरिक्रोम ब्लैक टी का वाटर सैंपल में ऐड करने के बाद वाइन रेड हो जाएगा, जैसा पिछली बार हुआ था सेम। अगर हार्डनेस प्रेजेंट रहेंगी तो ही होगा ब्लू वाइन रेड कलर, अगर हार्डनेस जीरो है तो उस समय ब्लू का ब्लू ही कलर रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रेयर अर्थ मेटल, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो रिक्रेम ब्लैक टी ऐड किया से जो वाटर सैंपल का कलर है, वाटर सैंपल का कलर वाइन वाइन रेड तक आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, टाइट्रेट करना है, स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन से टाइट्रेट करना है, जब तक इसका जो सैंपल का कलर है वो वाइन रेड से ब्लू चेंज नहीं हो जाता। वाइलेट हुआ, अब ब्लू हो। अब जो इनिशियल पीरियड रीडिंग थी जीरो, हमने जीरो तक मार्क किया था EDTA जो फिल किया था, फिर हमने फाइनल पीरियड रीडिंग है हमारी 4.6 ml, ठीक है, याद रखते हैं। टाइट्रेशन इज कैरिड आउट अंटिल द सैंपल चेंजेस इज कलर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक कलर चेंजेस किया, अभी तो ब्लू है, पहले क्या था, वाइन वाइन रेड था, करेक्ट आंसर। इन ऑब्जर्वेशन पेपर वॉल्यूम ऑफ सैंपल टेकन जो है वो 100 लिया था हमने, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग जो थी वो 0 थी, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग थी वो 4.6 थी, वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन 4.6 ml यूज हुआ है, कि इनिशियल 0 है, फाइनल 4.6 है। CaCO3 इक्विवेलेंट टू 1 ml ऑफ EDTA 1, ये हमने पहले फाइंड किया जब स्टैंडर्डाइजेशन किया था, और हमने इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया, किंवा मोलरिटी फाइंड की CaCO3 की, वो 0.01 है, इधर हमने फाइंड किया CaCO3 इक्विवेलेंट टू 1 ml ऑफ EDTA, ये वन वर्चुअल लैब के मेथड से है, तो दोनों से आंसर सेम ही आने वाला, चेक करेंगे। अब इनका जो फॉर्मूला है देखिए क्या है, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू A into B into 1000 upon C। A is volume of EDTA, then B is CaCO3 equivalent into 1000 upon C is volume of sample।
तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 1000/100 है तो ये 10 आ जाएगा। बी की वैल्यू है 1, 10 इंटू 1 10, ए की वैल्यू है 4.6, 10 इंटू 4.6 आंसर आएगा 46। तो 46 ऐड करता मैं और चेक करता आंसर बराबर है, आंसर बराबर है 46। विच ऑफ द क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस का यूनिट कौन सा है? पार्ट्स पर मिलियन यानी मिलीग्राम पर लीटर, ये यूनिट है। डिग्री सेंटीग्रेड ये नहीं है, डिग्री क्लार्क है जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा है। डिग्री फ्रेंच भी है, तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन जो है वो ये यूनिट नहीं है। तो ये था हमने डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस इन वाटर है, हमने फाइंड किया टोटल हार्डनेस कितनी है वाटर सैंपल की। टोटल हार्डनेस है वाटर सैंपल की 46 मिलीग्राम पर लीटर। The limit of hardness as per BIS standard is 300 मिलीग्राम पर लीटर। 300 मिलीग्राम पर लीटर इन्होंने बताया है कि IS कोड के हिसाब से 300 मिलीग्राम पर लीटर है, लेकिन एक्चुअली जो लिमिट ऑफ हार्डनेस है, डिजायरेबल लिमिट यानी कि एक्सेप्टेबल लिमिट जो हार्डनेस की है एज पर IS कोड IS 10500 2012, इसके हिसाब से जो हार्डनेस की जो वैल्यू है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर। इधर 300 बताया है, ठीक है। तो भी लेकिन याद रखना 200 मिलीग्राम पर लीटर डिजायरेबल लिमिट है और परमिसिबल लिमिट जो है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर। इन्फरेंस यानी कंक्लूजन, the limit of hardness as per BIS standard is 300 milligram per liter. The total hardness of given water sample is 46 milligram per liter. It is in the BIS standard range and safe for use. ठीक है, तो एक कमेंट भी दिया हमने, रेंज में है और हम क्या कर सकते हैं, वाटर ड्रिंक भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो ये था हार्डनेस। अब एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है वो बताता हूँ। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, और फिर बाद में हम देखेंगे कि कौन सा हम मैंने पिछले बार जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूले के हिसाब से कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्डनेस या फिर हार्डनेस फाइंड कर सकते हैं। पुराने वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे, वो फॉर्मूला सभी टाइट्रेशन मेथड्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखते हैं। अब हमारा जो वाटर सैंपल रहता है वो वाटर सैंपल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस रहते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर सैंपल जो रहता है वो वाटर सैंपल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस रहते हैं, वो डिसोसिएट फॉर्म में रहते हैं। जब हम उसमें ईबीटी ऐड करते हैं, ईबीटी यानी इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, जब हम उसे उसमें ऐड करते हैं तो ईबीटी जो है वो ईबीटी ईबीटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड होकर वो ईबीटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और उसका जो कलर रहता है वाइन रेड कलर। वाइन रेड कलर किसका रहता है? ईबीटी कॉम्प्लेक्स का। ईबीटी कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हो रहा है ध्यान दीजिए, Ca2+ और Mg2+ प्रेजेंट रहेंगे तो ही ईबीटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, नहीं तो ईबीटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। और ईबीटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ तो वाइन रेड कलर आएंगे पे सैंपल का नहीं आएगा। इसीलिए अगर ईबीटी हमने ऐड किया वाटर सैंपल में और वो वाटर सैंपल का कलर वाइन रेड नहीं आया, ब्लू ही आया, तो इसका मतलब ये है कि वो वाटर सैंपल में हार्डनेस प्रेजेंट नहीं है। और इधर एरो पे देखिए पीएच लिखा है 9 to 10, क्योंकि हमने बफर सॉल्यूशन ऐड किया था ईबीटी सॉल्यूशन, ईबीटी इंडिकेटर ऐड करने से पहले, इसलिए इधर जो एरो पे लिखा है कि जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जब वाटर सैंपल का पीएच 9 to 10 रहेगा तब ईबीटी और ईडीटीए बराबर यूज होता है। अब इंडिकेटर ऐड कर दिया हमने, वाइन कलर आ गया ईबीटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब उसके बाद में जब हम ईडीटीए ऐड करते हैं, उसके बाद में जब हम ईडीटीए ऐड करते हैं तो ईडीटीए ऐड करने के बाद क्या होता है, ईडीटीए ऐड करने के बाद ईडीटीए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? ईडीटीए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब ये जो ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होगा जब ईबीटी कॉम्प्लेक्स रहेगा तब ईडीटीए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ईडीटीए कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, ईबीटी की जगह किसने ले लिया? ईडीटी ने, और ईबीटी क्या होगा? फ्री हो गया। जैसे इधर देखिए ईबीटी की जगह ले लिया ईडीटीए ने और ईबीटी क्या होगा? फ्री हो गया। अब जैसे मैंने बताया था आपको, ईबीटी का जो ओरिजिनल कलर है वो ओरिजिनल कलर क्या है? ब्लू कलर है। अब ईबीटी फ्री हो गया तो इसका सैंपल का कलर क्या आने वाला? ब्लू आने वाला। इसीलिए जो फाइनल टाइट्रेशन के बाद फाइनल जो कलर आया था वाटर सैंपल का, वो कलर आया था ब्लू, और सैंपल कहाँ से का चेंज हुआ? वाइन रेड से ब्लू से। ये है ईडीटीए मेथड का प्रिंसिपल। इस हिसाब से आपको याद रख सकते हैं। और ये प्रिंसिपल अगर पूछा जाए तो इस हिसाब से आप प्रिंसिपल जो वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था प्रिंसिपल। अब जो दूसरा फॉर्म, जिस हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, तो वो फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है,
concentration of any solution. Concentration of any solution is equal to volume of titrant used. Volume of titrant used into normality of titrant into equivalent weight into 1000 upon volume of sample. ठीक है, तो ये था. अगर मोलरिटी अगर बात कर रहे हैं हम, अगर कोई सैंपल की मोलरिटी दी भी रहेंगी तो उस समय क्या करना पड़ेगा, अगर इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा और नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो फाइंड करते हैं. अब जैसे कि अब जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूले के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कितना यूज हुआ था हमारा 4.6 और टाइट्रेंट यानी ईडीटीए सॉल्यूशन यूज हुआ था हमारा इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट यानी ईडीटीए की नॉर्मेलिटी. अब इधर मोलरिटी लेंगे क्योंकि मोलरिटी है. मोलरिटी ऑफ ईडीटीए कितनी थी 0.01 जो मैंने फाइंड करके बताया था आपको. इधर यहाँ पर हमने फाइंड किया मोलरिटी ऑफ ईडीटीए 0.01 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3. लेकिन अभी इधर मोलरिटी यूज करी इसलिए इक्विवेलेंट वेट नहीं लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लेंगे. और मॉलिक्यूलर वेट है 100, इक्विवेलेंट वेट उसका है 50 into 1000 conversion factor whole divided by volume of sample taken. और volume of sample कितना लिया हमने 100 लिया. अब ये कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा 100 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. 1000 into 0.01 बचेगा 10 into 4.6 इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा 46. सेम आंसर आया है, दोनों फॉर्मूले सेम आया. वर्चुअल लैब में जो लिखा है वो भी 46 आई थी मिलीग्राम पर लीटर टोटल हार्डनेस, और जो मैंने बताया उसमें भी टोटल हार्डनेस कितनी आई है 46 मिलीग्राम पर लीटर. कोई दोनों मेथड बराबर, लेकिन क्या मैंने जो मेथड बताया आपको ये मेथड आपको हर एक टाइट्रेशन के लिए यूजफुल है. पिछले बार भी हमने अल्टरनेटिव के लिए भी यही फॉर्मूला यूज किया था, हार्डनेस के लिए भी यही फॉर्मूला, आगे चल के क्लोराइड के लिए भी, सभी के लिए हम क्या करेंगे यही फॉर्मूला यूज करेंगे. तो इसलिए एक ही फॉर्मूला याद रखो, वो हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थी टोटल हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल. हमारे को टोटल हार्डनेस वाटर सैंपल की अब हमें फाइंड कर दी. अब सपोज टोटल हार्डनेस में ही हमारे को फाइंड करनी है परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस. दोनों हार्डनेस जो वो दोनों हार्डनेस हमें क्या करना है सेपरेट फाइंड करना है. टेम्परेरी हार्डनेस भी फाइंड करना है, परमानेंट हार्डनेस भी फाइंड करना है. बाद में दोनों के एडिशन कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा. ठीक है, तो अब परमानेंट हार्डनेस कैसे फाइंड करनी है वो बता दो. तो हमारे पास वाटर सैंपल है. ठीक है, जो वाटर सैंपल है वो वाटर सैंपल में टोटल हार्डनेस भी है और परमानेंट हार्डनेस भी है. ठीक है, तो वो वाटर को अगर मैंने बॉईल करा, ठीक है, अब वो वाटर सैंपल को मैंने बॉईल करा. बॉईल करने के बाद मुझे पता है कि टोटल हार्डनेस में से जो टेम्पररी हार्डनेस है वो हार्डनेस क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग से टेम्पररी हार्डनेस क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है. फिर बॉइलिंग करने के बाद वो जो वाटर सैंपल बचेगा वो वाटर सैंपल में सिर्फ कौन सी हार्डनेस रहने वाली है, परमानेंट हार्डनेस रहने वाली है. फिर वो सैंपल लेने का और फिर लेने के बाद पूरी जो अभी हमने टोटल हार्डनेस के लिए जो प्रोसीजर फॉलो की, सेम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद परमानेंट हार्डनेस जो वाटर सैंपल की फाइंड करना. सपोज परमानेंट हार्डनेस आई 20 मिलीग्राम पर लीटर. परमानेंट हार्डनेस है 20 मिलीग्राम पर लीटर और टोटल हार्डनेस हमने पहले ही फाइंड करी है 46 मिलीग्राम पर लीटर. मैंने टोटल हार्डनेस जो है वो हमारी 46 मिलीग्राम पर लीटर आई है. बाद में परमानेंट हार्डनेस भी फाइंड किया हमने वाटर बॉईल करने के बाद, तो वो सपोज 20 मिलीग्राम पर लीटर आई. तो हमें पता है टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू परमानेंट हार्डनेस प्लस टेम्पररी हार्डनेस. ठीक है, हार्डनेस. अब टेम्पररी हार्डनेस क्या आएगा, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस. टोटल हार्डनेस है 46 और परमानेंट हार्डनेस है 20, यानी टेम्पररी हार्डनेस कितनी आएंगी हमारी, टेम्पररी इज इक्वल टू 26 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी वाटर सैंपल की टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस. Determination of hardness by using EDTA method. Thank you.